वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंट में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन किसका? कॉस्ट बुक का और फिनेंशियल बुक का। रिकॉन्सिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम कॉस्ट में दिखाते हैं, फिनेंशियल में नहीं, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होते हैं एक्सपेंसेस या इनकम जो हम फिनेंशियल बुक में तो दिखाते हैं लेकिन कॉस्ट में नहीं। तो रिजल्ट क्या होगा? जो आउटपुट है फिनेंशियल बुक का प्रॉफिट और जो कॉस्ट बुक का है प्रॉफिट, दोनों में अंतर आने लगेगा। इस वेरिएशन को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको कहा जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट। तो इस रिकॉन्सिलेशन को करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स क्या हैं? आपको केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है। वो क्या है? कॉस्ट प्रॉफिट पे, मतलब कॉस्ट बुक से आए हुए प्रॉफिट पे इफेक्ट का एनालिसिस। और अगर ये एनालिसिस हो गया तो आपका कॉस्ट स्टेटमेंट बहुत आसान है। क्लियर? तो कॉस्ट बुक में हम कॉस्ट प्रॉफिट पे इफेक्ट देखते हैं। तो इफेक्ट देखने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे किससे? फिनेंशियल बुक से। तो फिनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक को कंपेयर करने पे अगर कॉस्ट बुक का प्रॉफिट घटता है तो इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। और वही इसका उल्टा, अगर दोनों को कंपेयर आप कर रहे हैं और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। बहुत सिंपल है। आपको दोनों को कंपेयर करना है और एडजस्टमेंट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट बुक और फिनेंशियल बुक, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कॉस्ट बुक में 10,000 दिखाया और फिनेंशियल बुक में 8,000 दिखाया। अब प्रॉफिट पे इफेक्ट देखते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट का इफेक्ट देखने का मतलब कि हमको पता होना चाहिए किस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट बढ़ेगा और किस इंफॉर्मेशन से घटेगा। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे? इनकम और एक्सपेंसेस, ये दो चीज हम दिखाते हैं। तो इनकम अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इनकम घट रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। बहुत सिंपल है। इनकम के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहीं एक्सपेंसेस के साथ अपोजिट रिलेशनशिप है। मतलब अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और एक्सपेंस अगर घटता है तो प्रॉफिट क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। सिंपल। आपको यही ध्यान रखना है। अब आते हैं वापस। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बुक में 10,000 है, फिनेंशियल बुक में 8,000 है। तो अब आपको क्या देखना है कि एक्सपेंस वाली कैटेगरी में है या इनकम वाली कैटेगरी में है। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस वाले पॉइंट में आ जाइए। एक्सपेंस क्या हो रहा है? कॉस्ट बुक पे आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट बुक पे आपको इफेक्ट को देखना है। तो कॉस्ट बुक में कितना एक्सपेंस आपने दिखाया? 10,000। फिनेंशियल बुक में 8,000। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है फिर? कॉस्ट बुक में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे ही बढ़ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया? कॉस्ट बुक का कम हो गया। और कम हो गया इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है? अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जोड़ देना है। सिंपल। तो इस तरीके से हम फिनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक के इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करेंगे
और इफेक्ट किस पे देखेंगे, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट पे। बढ़ रहा है तो घटा दीजिए और घट रहा है तो बढ़ा दीजिए। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बशर्ते हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। इसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए हम सारी इंफॉर्मेशंस को इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो कैटेगरी क्या है, किन इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट घट रहा है और किन इंफॉर्मेशन से कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, एबनॉर्मल इफिशियंसी इन फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में एबनॉर्मल इफिशियंसी मतलब फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता है कि एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम एबनॉर्मल इफिशियंसी या वेस्टेज वर्ड का यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल बुक में इफिशियंसी, अब वो इफिशियंसी होगी कब, जब कॉस्ट बुक ज्यादा होगा और फाइनेंशियल बुक कम होगा। अगर हम एक्सपेंसेस को कम चार्ज करते हैं, कम दिखाते हैं, तभी तो एफिशिएंसी शो होगी। तो सिंपल है, तो कॉस्ट बुक में ज्यादा और फाइनेंशियल बुक में कम। मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसकी जगह क्या हो गया, वेजेस हो गया। तो मतलब वही है, चाहे एक्सपेंस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर कॉस्ट बुक में ज्यादा है। दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, बस एक्सपेंस क्या हो गया, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, मतलब कॉस्ट बुक में ज्यादा और फाइनेंशियल बुक में कम। अगले इंफॉर्मेशन आते हैं, इनकम शोन और क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। केवल फाइनेंशियल बुक में इनकम दिखाई गई। बहुत सारी इनकम है जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाई जाती हैं, बहुत सारे एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल बुक में दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस है, आइटम है जो केवल कॉस्ट बुक में दिखाए जाते हैं, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो मान लीजिए कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो ये ऐसी इनकम है जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाई जाएगी। तो हम लोग पहले वाले एग्जांपल से ही समझते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल तो यहां नहीं है और यहां है। अब देखिए, इनकम कॉस्ट बुक में नहीं दिखाई गई, मतलब फाइनेंशियल बुक के कंपैरिजन में कम है, और कम है तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देख के चल रहे हैं, इफेक्ट एनालिसिस, तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा एनालिसिस कर ले। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल बुक में इनकम दिखाने से फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं दिखाने से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया। और कम हो गया तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अगला आते हैं हम लोग, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। फिर वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग स्टॉक मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, इनकम। तो डेबिट में आपने लिखा क्या है, ये ओवर वैल्यूएशन, मतलब फाइनेंशियल बुक में 8,000 है और कॉस्ट बुक में कितना है, 10,000। क्या, ओपनिंग स्टॉक। प्रॉफिट पे इफेक्ट देखिए, क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा, सिंपल है। ज्यादा दिखाया गया तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम, और कम हो गया तो आपको क्या करना है, प्लस। ओपनिंग स्टॉक का जस्ट अपोजिट है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन की जगह क्या हो गया, अंडर वैल्यूएशन। तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक हम किधर दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, मतलब एज अ इनकम एडजस्टमेंट करने पे। तो इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो जोड़ना पड़ेगा।
तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, शो। अगला इंफॉर्मेशन है नोशनल कॉस्ट शोन इन कॉस्ट बुक ओनली। अब ये नोशनल क्या है, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में तो नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कंसिडरेशन, हम उसको इंक्लूड करते हैं। दो एग्जांपल यहां पे हैं, वो देखिए, ये है नोशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्या है, पहला इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ओनर ने जो अपनी कैपिटल लगाई है उस पे इंटरेस्ट। तो ये क्या है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए उसका कंसीडरेशन किया जा रहा है कि अगर हम बाहर से लेते तो हमको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ता, तो हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा। उसी तरीके से रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, हमारी खुद की बिल्डिंग है लेकिन उस पे हम रेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये दोनों क्या है, नोशनल। तो अगर ये कॉस्ट बुक में दिखाए गए हैं, इसका मतलब केवल क्या हुआ, केवल कॉस्ट बुक में है, फिनेंशियल में नहीं है। तो कॉस्ट में एक्सपेंस आपने बढ़ाया, जैसे ही प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर हम एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन करें तो हमारे एक्सपेंसेस कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गए, 6 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। और अगर इन 6 कैटेगरी को छोड़ दें, आप क्या करें, केवल एनालिसिस कर पाएं तो आपको कितने से काम है, इतने से ही काम है, इतना ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा। अब आते हैं उन इंफॉर्मेशन से जिससे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, और क्योंकि बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इन पहले 5 पॉइंट्स का जस्ट अपोजिट है। तो ये 5 पॉइंट हमने समझा, अब इनको देखते हैं। पहला है एबनॉर्मल वेस्टेज इन फाइनेंशियल बुक। अभी आपको हमने बताया कि डायरेक्ट के लिए हम एबनॉर्मल इफिशियंसी और एबनॉर्मल वेस्टेज वर्ड का यूज करते हैं फाइनेंशियल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल बुक में क्या हुआ, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, मतलब कॉस्ट बुक में कम हो गया और फाइनेंशियल बुक में ज्यादा हो गया। कॉस्ट बुक में ज्यादा था, फाइनेंशियल बुक में कम था। आते हैं दूसरा पॉइंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट के लिए था, ये किसके लिए है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में कम दिखा दिया गया। कॉस्ट बुक इज लेस देन फाइनेंशियल बुक। तीसरा क्या है, एक्सपेंसेस शोन और डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक। अभी यहां पे क्या था, इनकम था, और यहां पे क्या है, एक्सपेंसेस जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाए जा रहे हों। जैसे हमने एग्जांपल लिया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो उसका उल्टा क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर यहां पे क्या था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहां पे क्या हो गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे यहां पे 10,000 है और यहां पे 12,000 हो, तो इफेक्ट क्या होगा, हमारे यहां हमने एक्सपेंस को कम दिखाया, और एक्सपेंस को कम दिखाया तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, जस्ट इसका उल्टा, इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिकॉन्सिलिएशन करने का बेस कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉस्ट प्रॉफिट पे आप ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख लीजिए, और अगर उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करिए, घटा दीजिए, और अगर घट रहा है तो क्या करिए, बढ़ा दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं वापस, ऐसे आइटम जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाए गए हों, कॉस्ट बुक में नहीं दिखाए गए हों, वो हैं क्या।
कौन से ऐसे एक्सपेंस और इनकम है जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाए जाते हैं, कॉस्ट में नहीं। तो एक्सपेंसेस जो कि पीडीपीएल में या फाइनेंशियल बुक में डेबिट किए गए हैं, क्या क्या है? स्टैंप ड्यूटी, इंटरेस्ट पेड, लोन पे, डिवेंचर्स पे, सिक्योरिटीज पे, पब्लिक डिपॉजिट पे या इन कैपिटल पे खुद अगर इंटरेस्ट दिया गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, किसी फिक्स्ड एसेट्स का प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर या इन्वेस्टमेंट का सेल कर रहे हैं और उससे लॉस हो रहा है। चैरिटेबल डोनेशन, डोनेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जो बिजनेस पर्पस के लिए दिया गया है और एक जो चैरिटी के पर्पस से। तो चैरिटी के लिए दिया गया है तो वो अलाउड नहीं है कॉस्ट में, तो वो फाइनेंशियल में तो हम दिखाते ही हैं। डिस्काउंट और अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जब हम शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करते हैं उस समय अगर अंडर राइटर को हमने कमीशन दिया है या कंसेशन दे रहे हैं इशू के समय डिस्काउंट पे, शेयर्स पे तो डिस्काउंट नहीं होता, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स पे तो वो ये हो जाएगा। किसी तरीके से हमारे ऊपर फाइन या पेनाल्टी, किसी लीगल चार्जेस के अगेंस्ट हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी या फाइन लगाया गया है तो वो केवल फाइनेंशियल बुक में आएगा, कॉस्ट कैलकुलेशन में नहीं कंसीडर किया जाता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कोई हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के कोई खर्चे हैं। इनकम टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो वो भी नहीं लिया जाएगा। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, किसी जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व में अगर हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, अंडरराइटिंग कमीशन एक्सेट्रा अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या होगा? ऐसा एक्सपेंस जो केवल पीएल में दिखाया जा रहा है, फाइनेंशियल बुक में दिखाया जा रहा है, कॉस्ट बुक में नहीं। डिविडेंड पेड, शेयर्स पे अगर कोई डिविडेंड दिया जा रहा है या देना है तो वो भी अलाउड एक्सपेंस नहीं है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाया जाएगा। आते हैं हम लोग इनकम क्रेडिटेड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पीएल में क्रेडिट की गई हो, केवल कॉस्ट बुक में नहीं है। फाइनेंशियल बुक में तो क्रेडिट की गई है, इनकम है, लेकिन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो क्या है? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर अगर कोई रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में। ट्रांसफर फीस, शेयर्स को ट्रांसफर करने पे, ओनर के ट्रांसफर करने पे हम जो फीस शेयर होल्डर से लेते हैं वो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, जैसे पीछे लॉस था यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट है, सॉरी प्रॉफिट है। रेंट रिसीव्ड, अगर किसी तरीके का आपको प्रॉपर्टी पे रेंट मिल रहा है, एसेट्स पे रेंट मिल रहा है। अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑन कैपिटल ट्रांजेक्शन, अगर कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मतलब एसेट्स की परचेज या सेल, और जनरली सेल्स के समय ही रिसीव्ड होगा और हमको कोई कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज मिल रहा है तो वो आ जाएगा आपके लिए ऐसी इनकम के फॉर्म में जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाई जा रही है, कॉस्ट बुक में नहीं दिखाई जा रही। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करने से पहले देखना है। अब आते हैं हम लोग मेथड्स पे। तो दो मेथड हैं केवल इस रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, या इन इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं, एक स्टेटमेंट बना के और एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट बना के। एक में अकाउंट के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे और एक में किस फॉर्म में? स्टेटमेंट में। तो देखते हैं, आइए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे। दो मेथड हैं, एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और एक रिकॉन्सिलेशन स्टॉक, जिसको मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट भी कहते हैं।
तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको लिखनी है वो प्रॉफिट लिखना है, किसका? कॉस्ट बुक का। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक आगे आपका जितना भी दिया हुआ है, अब उसमें ऐड करना है और लेस करना है, वही जो अभी आपको हमने बताया था रूल के हिसाब से। अगर कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो माइनस कर दीजिए और कॉस्ट प्रॉफिट घट रहा है तो प्लस कर दीजिए। तो ये वही सारी इंफॉर्मेशन है जिनसे कॉस्ट प्रॉफिट घटा था। देख लीजिए, एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस लिखा है, मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो बात वही है। कॉस्ट बुक में ज्यादा हो, फाइनेंशियल बुक में कम हो, तो प्रॉफिट कॉस्ट बुक का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जोड़ देना है। दूसरा क्या था? नोशनल कॉस्ट शोन इन कॉस्ट बुक ओनली। अगर एक तरीके से देखें तो यहाँ पे भी कॉस्ट बुक की इंफॉर्मेशन ज्यादा है एक्सपेंसेस की, और फाइनेंशियल की जीरो है, नहीं दिखाया गया तो जीरो ही हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो जोड़ दिया जाएगा। इनकम शोन इन फाइनेंशियल बुक ओनली, तो फाइनेंशियल बुक में ज्यादा हो गया, कॉस्ट बुक में कम हो गया, कम हो गया। इनकम, ध्यान रखिएगा, इनकम की बात हो रही है। इनकम ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर इनकम कम हो गई मतलब कॉस्ट बुक में नहीं है तो इसका मतलब कम हो गई एक तरीके से, तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओवर वैल्यूएशन किसका? ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक में ज्यादा है और कॉस्ट बुक में ज्यादा है और फाइनेंशियल बुक में कम, मतलब एक्सपेंस ज्यादा, तो ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का जस्ट उल्टा, ये क्या है, ओवर वैल्यूएशन, तो ये हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक तरीके से इनकम कम दिखाई गई तो प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ऐड हो जाएगा। तो ये 5 इंफॉर्मेशन। लेस में आते हैं, लेस में केवल 4 है क्योंकि यहाँ पे नोशनल था, यहाँ पे नोशनल नहीं है, ऐसी कोई इनकम नहीं है। तो आते हैं एक्सपेंसेस अंडर चार्ज, यहाँ पे एक्सपेंसेस ओवर चार्ज थे, यहाँ पे अंडर चार्ज हो गए। कहाँ पे आपको देखना है, कॉस्ट बुक में देखना है। दूसरा, ऐसे एक्सपेंस जो केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाए गए, मतलब उससे फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कम हो जाएगा और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया इससे माइनस कर दिया गया। ओवर वैल्यूएशन की जगह अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, ये कॉस्ट बुक में ही है, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट बुक में, तो कॉस्ट बुक का ओपनिंग स्टॉक कम हो और फाइनेंशियल बुक का ज्यादा हो। उसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और फाइनेंशियल बुक का कम है, तो भी क्या होगा, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और उसके बाद इस प्लस वाले सारे आइटम्स और माइनस वाले सारे आइटम्स का इफेक्ट देखने के बाद बैलेंस करेंगे। जो बैलेंस आएगा वही क्या होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, हाँ सही समझ रहे हैं, लॉस हो जाएगा, लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है एक बुक को लेके चलें तो दूसरे बुक के बैलेंस से वो टैली करना चाहिए। ये था स्टेटमेंट। और अगर यही हम मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाएं तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इंफॉर्मेशन क्या होंगी, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। यहां से यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट हो जाएंगी और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। किसमें, रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट में। बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।